हाय फ्रेंड्स, मैं अभिषेक आपका फिर से अपने यूट्यूब चैनल द मेगा क्लासेज में स्वागत करता हूं। आज हम भारतीय संविधान की कड़ी में अनुच्छेद 13 को समझेंगे। आर्टिकल 13 पढ़ने के दरमियान या चीज़ों को समझने के दरमियान जब हम संविधान की किताबों को या अनुच्छेदों को पढ़ते हैं तो बहुधा हम 13 को बहुत छोटा समझ लेते हैं, 12 को भी छोटा समझ लेते हैं। 12 के लिए मैंने वीडियो बना रखा, आप देख सकते हैं। 13 के बारे में अभी चर्चा करेंगे तो 13 को बहुधा हम लोग छोटा समझ लेते हैं। हालांकि है छोटी चीज़ ही, लेकिन बहुत से प्रश्न और बहुत सी बातें इसमें समाहित हैं जो हमें जानकारी उसकी होनी चाहिए। यदि परीक्षाओं में, इंटरव्यू में या मेंस में जब लिखने बैठें और इसके बारे में या इन चीज़ों के बारे में जो इस अनुच्छेद में समाहित हैं अच्छी तरह से मालूम ना हो तो शब्द अभाव दोनों गड़बड़ा सकते हैं और उस स्थिति में आपके मार्क्स कम हो जाएंगे। या कभी कभी सीधा डायरेक्ट मतलब जब आप पीसीएस के या अन्य कोई परीक्षाओं को देने जाते हैं, डायरेक्ट 1 नंबर का कोई प्रश्न हो और वहाँ पे इसी से उठा के पूछ ले और छूट जाए तो फिर दिक्कत वाली बात है। तो इस वीडियो में हम इसी पर पूर्ण रूपेण परिचर्चा करेंगे। साथ ही इसमें समाहित उन सिद्धांतों की भी चर्चा करेंगे जिसके आधार पे माननीय सुप्रीम कोर्ट या माननीय हाई कोर्ट अपने फैसलों को सुनाते हैं। तो सबसे पहले देखिए अनुच्छेद 13, ठीक है, आर्टिकल 13। आर्टिकल 13 क्या कह रहा है? आर्टिकल 13 का जो हेडिंग है वो सीधा है कि मूल अधिकारों से असंगत तथा उनका अल्पीकरण करने वाली विधियां, यानी कि ऐसी कोई विधि जो मूल अधिकारों से असंगत हो, यानी कि उससे अलग हो या उनके प्रभाव को अल्पीकरण यानी कि छोटा करती। कभी कभी ऐसी कुछ विधियां होती हैं जो मूल अधिकारों को या मूल अधिकारों से उलट हो सकती हैं, या ऐसी विधि भी हो सकती है जो उसके प्रभाव को कम कर सकती है। यदि ऐसा होगा तो फिर क्या होगा? इतने बड़े हेडिंग को भी समझने की जरूरत नहीं है, सीधा समझिए कि क्या सरकारें ऐसे कोई कानून बना सकती हैं जिससे हमारे मूल अधिकारों को वापस लिया जा सके? क्या सरकार के पास या संसद के पास ये अधिकार है कि हमारे लिए कुछ नए मूल अधिकारों को जोड़ सकती है? इस प्रश्न होना चाहिए। जब आप पढ़ रहे हैं संविधान के बातों को, संविधान के तथ्यों को, तर्कों को, तो प्रश्न लाजिब है कि भाई वाजिब है कि क्या मूल अधिकारों में कुछ जोड़ा जा सकता है या मूल अधिकारों से कुछ घटाया जा सकता है? घटाया तो क्या है? संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटा दिया गया। तो क्या ऐसे कुछ जोड़ा भी जा सकता है? जरूर जुड़ सकता है। जिस समय संविधान बनी आज से 100 साल के बाद स्थितियां कुछ अलग होगी। तो उस स्थिति में क्या हमारे अधिकारों में वृद्धि की जा सकती है? अभी ही देख लीजिए कि जिस प्रकार से माननीय सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 21 के दायरे को बढ़ाते जा रही है, वो कितना बड़ा दायरा हो चुका है। बहुत सारे देशों में आज देखिए इंटरनेट का अधिकार को मूल अधिकार मान लिया गया है, बिजली पानी के अधिकार को मूल अधिकार मान लिया गया है। ये अलग बात है कि हमारे देश में अभी भी बिजली पानी को लोग क्या तवज्जो देते हैं। जैसे जैसे सभ्यताएं, संस्कृतियां या लोगों के जो ज़रूरतें बदलते जाती हैं, चीज़ें बदलते जाती हैं, विकास क्रम में हम आगे बढ़ते जाते हैं, तो हमारी मूलभूत सुविधाओं में भी बदलाव होने लगता है। जब बदलाव होने लगती हैं तो हमारे लिए जो ज़रूरी चीज़ें होती हैं उनमें भी बदलाव होती है। कोई भी संविधान निर्माता, कहीं का भी संविधान निर्माता ऐसा नहीं चाहेंगे कि वो एक बंद संविधान बनाए जिसमें कुछ जोड़ा घटाया नहीं जा सके। हमारे संविधान निर्माताओं ने भी इसी चीज़ों को रखते हुए पूरे संविधान को बनाया और कालांतर में संसद ने भी इस चीज़ को देखते हुए इसमें कुछ पर्याप्त संशोधन किया। इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए, परिप्रेक्ष्य में लाते हुए आज हम इस अनुच्छेद को समझेंगे। तो सबसे पहले इसका हेडिंग यही है कि मूल अधिकारों से असंगत वाली विधियां, यानी कि मूल अधिकार से कोई विधि असंगत है या उसका अल्पीकरण करेगी तो क्या होगा। यह सारा वर्णन अनुच्छेद 13 में ही है।
बात समझ रहे हैं। ये 13 में ही वर्णन है कि कोई ऐसी विधि जो है या बन रही है जो मूल अधिकारों से असंगत है या उसका अल्पीकरण करेगी तो क्या होगा। मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि अनुच्छेद 12 जो है वो मूल अधिकारों का गेटमैन है, गेटवे है, वहीं से सारे जो अधिकार हैं हमारे यहाँ घुसते हैं। तो उसके बाद देखें तो अनुच्छेद 13 जो है तो ये सुरक्षा प्रहरी है, गेट होता है। तो गेट के अंदर क्या देखते हैं, एक बड़ा सा गेट लगा होता है, उसके अंदर से लोग घुस के जाते हैं, वो स्कैन करता है कि भाई इसके अंदर कुछ है तो नहीं। तो वो जो स्कैनर है वो 13 है, ये सारी विधियों को स्कैन करता है। भारत में बनने वाले सारे विधियों का अनुच्छेद 13 ही स्कैन करता है कि क्या संविधान के भाग 3 में दिए गए मूल अधिकारों के कहीं एक कटौती तो नहीं करता है या उससे अलग तो नहीं। तो एक तरह से माना जाए कि अनुच्छेद 12 जो है वो मूल अधिकारों का गेट है, मेन गेट है। तो अनुच्छेद 13 को हम स्कैनर मान सकते हैं। यदि इसके स्कैन में कहीं कुछ पकड़ा गया कि नहीं ये गलत है तो फट से वो रद्द हो जाएगी, अलग हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। खत्म कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट करेगी। कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट करेगी। और यहीं से सुप्रीम कोर्ट को यह अधिकार मिलता है कि वह न्यायिक पुनरावलोकन कर सकती है। बात समझ रहे हैं। यहीं से सुप्रीम कोर्ट को यह मूलभूत अधिकार मिलता है कि वह न्यायिक पुनरावलोकन कर सकती है। बात समझ रहे हैं ना। अब जब परीक्षाओं में पूछे तो इसको ध्यान रखें। तो देखिए इसमें 4 खंड है। क्या है? कितने हैं? 4 खंड हैं। 13 का 1, 13 का 2, 13 का 3, 13 का 4। 13 का 4 जो है वो 24वें संविधान संशोधन 1971 में जोड़ा गया। 24वें संविधान संशोधन के द्वारा 1971 में जोड़ा गया। इसी संविधान संशोधन में बहुत सी अन्य चीज़ें भी जोड़ी गई थी, जिसमें ये भी था कि जो कानून बन करके पास होकर के राष्ट्रपति के पास जाएगा, उनके पास साइन करने के अलावा कोई चारा नहीं रहेगा। खैर वो अलग है, मैंने सिर्फ बता दिया। तो यहाँ पे देखिए 13 का 1, 13 का 2, 13 का 3, 13 का 4। 13 का 4 जो है वो 24वें संविधान संशोधन द्वारा 1971 में जोड़ा गया। क्यों जोड़ा गया इस पर परिचर्चा बाद में करेंगे। पहले देखते हैं 13 का 1। 13 का 1 कहता है कि संविधान के लागू होने से ठीक पहले भारत में प्रचलित सभी विधियां उस मात्रा तक शून्य होंगी जिस तक वह भाग 3 के बंधों से असंगत है। ध्यान रखिए, बहुत से लोग बोल देते हैं या समझ लेते हैं कि नहीं जो भी कानून पहले था और जो मूल अधिकारों का हनन कर रहा था वो सब रद्द हो गया। नहीं, कानून रद्द नहीं होंगे। यह साफ कह रहा है कि वह उसी मात्रा तक रद्द होंगे या उसी मात्रा तक शून्य होंगी। रद्द नहीं कह रहा है, शून्य होंगी जिस तक वह भाग 3 के उपबंधों से असंगत है। अर्थात भारत में ऐसी कोई विधि है जो संविधान से पहले से है। कब से है? संविधान से पहले से है। तो जब संविधान लागू हो गया तो यदि वो कानून मतलब संविधान से पहले वाला कानून किसी वैसे व्यवस्था में जब संविधान बना तो उसके बाद हमारे किसी मूल अधिकार का हनन करती है, न्यूनीकरण करती है या उससे असंगत है, तो उसको माना जाएगा कि संविधान लागू होने के बाद वो शून्य हो गया। संविधान लागू होने के बाद क्या हो गया? वो शून्य हो गया और फिर वो विधियां प्रचलित नहीं होगी और उस विधियों के तहत कोई कार्रवाई नहीं होगी। तो ये एक सामान्य सी स्थिति है। कब? जो संविधान से पहले कानून बने हुए थे उनके लिए। यानी कि 13 का 1 जो है वो संविधान बनने से पूर्व के विधियों के लिए। लेकिन इसमें एक चीज़ ध्यान रखेंगे, क्या अब परीक्षाओं में पूछ सकता है या कोई भी आपसे पूछ सकता है कि क्या कोई ऐसा कृत्य जो संविधान पूर्व यानी कि संविधान लागू होने से पहले, संविधान कब लागू हुआ था? ध्यान है ना। तो संविधान लागू होने से पहले बना था या कोई ऐसे कृत्य हुए थे जो संविधान लागू होने के बाद न्यायसंगत नहीं है और मूल अधिकारों से असंगत है, तो क्या उस कृत्य के लिए किसी को सजा दी जा सकती है या कोई व्यक्ति या संस्था या सरकार उसके लिए जिम्मेदार होगी? तो नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि वो मामला संविधान बनने से पहले का था, अभी मामला संविधान बनने के बाद है। तो ऐसा कोई भी कानून जो संविधान से पहले चला रहा था, लागू था, परंतु
जब संविधान बन गई तो वो कानून जो पहले से चल रहा था, यदि मूल अधिकारों को हस्तक्षेप करती है, अल्पीकरण करती है, तो उसी मात्रा तक शून्य होगी जहां तक वो मूल अधिकारों से संबंधित है। पूरा कानून इनवैलिड नहीं होगा, याद रखिए, पूरा कानून इनवैलिड नहीं होगा, पूरा कानून रद्द नहीं होगा। सिर्फ वही मामले होंगे जो मूल अधिकारों को प्रभावित करते हैं। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि ग्रहण का नाम सुने हैं, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण। हाँ, तो जितना देर रहेगा उतना ही देर ग्रहण रहेगा। मतलब चंद्रमा और पृथ्वी के बीच में, या सूर्य और पृथ्वी के बीच में जितना देर चंद्रमा आ गया उतना ही देर ग्रहण रहेगा ना, तो बस उतना ही देर रहेगा। यानी कि उतना ही मात्रा तक शून्य रहेगा जितना मात्रा तक वो मूल अधिकारों को प्रभावित कर रहा है। दूसरा है ऐसी विधि जो राज्य संविधान लागू होने के बाद बना रहा है। बात समझिए, अब कह रहा है कि सरकार, संसद कोई ऐसा कानून बना सकती है जो मूल अधिकारों को प्रभावित कर सके। तो उसके बारे में क्या कहता है, देखिए संविधान का शब्द है, राज्य कोई ऐसी विधि बनाता है जो भाग 3 में वर्णित मूल अधिकारों से असंगत है, तो वह विधि की मात्रा शून्य होगी जिस मात्रा में वह मूल अधिकारों का उल्लंघन करती है। तो देखिए, जितना मात्रा में वह मूल अधिकारों का उल्लंघन करती है उतना मात्रा में वह शून्य होगी। यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि अब चूंकि ये विधि, यानी कि अब जो कानून बन रहा है वो सरकारों के द्वारा, संसद के द्वारा संविधान लागू होने के बाद बनाया जा रहा है, तो इसमें क्या होगा कि कोई ऐसा कृत्य नहीं किया जाएगा जो मूल अधिकारों का हनन करती है। और यदि हनन होता है तो फिर जवाबदेही होगी। 13 के 1 में जवाबदेही नहीं था, लेकिन इसमें जवाबदेही होगी। क्यों? क्योंकि अब तो संविधान लागू होने के बाद आप बना दीजिए। यदि आप बनाइएगा तो फिर आप जो बनाएगा उसकी जवाबदेही होगी, होनी भी चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि हम मूल अधिकारों को प्रभावित नहीं कर सकते हैं। यदि करते हैं तो फिर वो खत्म होगी, शून्य होगी, और उसी मात्रा तक शून्य होगी जहां तक वो क्या कहते हैं, मूल अधिकारों को प्रभावित करता है। देखिए, इस चीज़ को समझिए, कानूनों को, किसी भी कानून को, किसी भी व्यवस्था को माननीय सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट उसी आधार पे असंवैधानिक कह सकती है जब वो संविधान का उल्लंघन करती है। यहाँ पे ये नहीं लिखा हुआ, यहाँ पे लिख रहा है कि वह विधि की मात्रा शून्य होगी जिस मात्रा में, यानी कि जितना जरूरत की मात्रा में वो मूल अधिकारों को प्रभावित करती है। यदि मूल अधिकारों को जितना प्रभावित कर रही है उतना ही वापस होगा या उतना ही शून्य होगी, बाकी गलत नहीं होगी। यानी कि पूरा जो कानून है वो अवैध नहीं होगा, सिर्फ उतना ही भाग अवैध होगा या शून्य होगा जितना वो मूल अधिकारों को प्रभावित करता है। इस चीज़ को जरूर ध्यान रखेंगे। परीक्षाओं में या कहीं पर से आपसे ये पूछा जा सकता है, यही चीज़ पूछा जाता है। देखिए 13 का 3 क्या कहता है, विधि में शामिल, इसी का मैंने दीर्घ है, 13 के 2 का क्या कहते हैं, एक्सपेंड किया है कि भाई वो क्या विधि होगी। यहाँ क्या कह रहा है कि राज्य ऐसी कोई विधि बनाता है, विधि कोई भी लॉ, कानून, तो क्या कानून है, तो कानून में शामिल होंगे संसद, विधानमंडल के बनाए कानून, राज्यपाल या राष्ट्रपति के द्वारा जारी किए गए अध्यादेश, कार्यपालिका के किसी भी प्रशासनिक अधिकारी के द्वारा जारी किए गए आदेश, कुछ भी। देखिए हमने लिख रखा है ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं हो। सभी अध्यादेश, आदेश, उपविधि, नियम, विनियम, अधिसूचना, रूढ़ियां, प्रथाएं एवं कार्यपालिका द्वारा जारी प्रशासनिक आदेश। कहिए कि ये रूढ़ियां, प्रथाएं कहां से ले आए? आदेश तो समझ में आ रहे हैं। देखिए संसद का आदेश, विधानमंडल का आदेश, संसद के कानून, विधानमंडल के कानून, किसी प्रशासनिक व्यक्ति का आदेश, राष्ट्रपति या राज्यपाल के द्वारा जारी किए गए अध्यादेश, या ऐसे कोई भी कानून जो भारत सरकार या उसके किसी भी संगठन या संस्था की ओर से जारी किए जाते हैं, यदि उसमें कोई बात मूल अधिकारों को हनन करती है, प्रभावित करती है, तो वह उस मात्रा तक शून्य होगी जितना तक वह मूल अधिकारों को प्रभावित करती है। यदि पूरी की पूरी कानून मूल अधिकारों से असंगत है तो पूरी की पूरी कानून इनवैलिड हो जाएगी, शून्य हो जाएगी। अब यहाँ पे एक चीज है, रूढ़ियां एवं प्रथाएं, ये समझ लीजिए। सरकारों के द्वारा बहुत सारी रूढ़ियां और प्रथाओं को मान्यता दी गई है ताकि देश की जो बहुसांस्कृतिक स्थिति है उस पर कोई बहुत बुरा प्रभाव न पड़े, लोग ये न समझें कि संसद या सरकार या देश
हमारी भावनाओं की कदर नहीं कर रहा है। आप देखते होंगे कि विभिन्न जगहों पे लोग विभिन्न स्थितियों को मानते हैं, कहीं पे बलि प्रथा में खस्सी पटरू चढ़ाते हैं, कहीं पे नहीं करते। ये मैंने समझने के लिए बता दिया, बहुत सारी चीज़ें। तो यदि ऐसी कोई भी प्रथा या कोई भी रूढ़ियाँ जो मूल अधिकारों से असंगत होगी तो सरकार उसको बंद करवा देगी, वो नहीं चलेगा, चाहे उसके लिए कुछ भी हो जाए। लेकिन यदि मूल अधिकारों से को प्रभावित करने वाली प्रथाएं नहीं हैं तो वो फिर चलेगी। आपने खाप पंचायत का नाम सुना होगा कि कैसे वहाँ पे चीज़ों को रखा जाता है, कैसे वहाँ चीज़ों को देखा जाता है और साथ ही कैसे न्याय किया जाता है। याद रखिए, संवैधानिक रूप से वो अवैध है, खाप पंचायत नहीं। उनके वो कृत्य जहाँ पे वो किसी व्यक्ति, पुरुष या महिला के मौलिक अधिकारों का हनन यदि करते हैं तो मामला अवैध होगा। याद रखिए, खाप पंचायतें अवैध नहीं है, या उस तरह की कोई भी जातीय पंचायतें अवैध नहीं है, कोई भी वैसा संगठन अवैध नहीं है। लेकिन वो संगठन कुछ ऐसी चीज़ों को लागू करवाते हैं या ऐसी प्रथाओं को लागू करवाते हैं जो संविधान द्वारा प्रदत्त मूल अधिकारों का हनन करते हैं, तो फिर शून्य होगी, इनवैलिड होगी, और आप या कोई व्यक्ति जो इस कृत्य को करता है वो कानून के प्रति फिर उत्तरदायी होगा, और कोई व्यक्ति उससे बचने के लिए सुप्रीम कोर्ट का या हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकता है। अब है 13 का 4। 13 का 4 अनुच्छेद 13 की कोई बात अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन पर लागू नहीं होगा। अर्थात 13 का 4 यह घोषणा कर देता है कि यह सब 368 पर लागू नहीं होगा। सीधा सा मतलब है कि 368 वह लाठी है संसद के पास जिसको लेकर के किसी को भी पीट सकता है, किसी का भी धुइयां रुआ उड़ा सकता है। ये सीधा मतलब संसद का यह विशेष अधिकार है। 368 क्या है? संविधान संशोधन। संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में कोई भी बदलाव कर सकता है, यह संसद को पूर्ण रूपेण अधिकार है। और यह कब दिया गया? 24वें संविधान संशोधन 1971। सीधी सी बात, ऐसा लाठी संसद को मिला जिसके तहत वो कुछ भी कर सकती है। अब नैतिक सवाल यह है कि क्या संसद कुछ भी कर सकती है? फिर ये विकास कहाँ से आ गया कि संसद कुछ भी कर सकती है? तो ये संविधान जब बना तो उसी समय से मामला चालू हो गया कि क्या मौलिक अधिकारों में कुछ प्रभावित हो सकता है, या क्या 13 जो है वो 368 को प्रभावित कर सकती है। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट का विभिन्न समयों में विभिन्न विचार था। कालांतर में ये हो गया कि नहीं, ये सही है, यानी कि 368 के तहत संविधान संशोधन में संसद जो है किसी भी चीज़ को संशोधित कर सकती है, कोई भी कानून पलट सकती है। परंतु माननीय सुप्रीम कोर्ट का यह मानना है कि आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन संविधान का जो मूल ढांचा उसमें आप बदलाव नहीं कर सकते। अब मूल ढांचा क्या है? वो विभिन्न न्यायों में, विभिन्न अपने आदेशों में और विभिन्न अपने रिव्यूज़ में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारी चीज़ों को जोड़ा है। खैर वो अलग बात है। वो मैं इसके विवाद को 13 के 4 के बाद को आपको पूर्ण रूप में समझा दे रहा हूँ। पहले इसको फिर से समझ लीजिए। 13 का 1 संविधान पूर्व से विधियों की बात करता है, 13 का 2 संविधान के बाद के विधियों की बात करता है, और 13 का 3 उन विधियों की बात करता है जो भारत में चल रही हैं या चलाई जा रही हैं। 13 का 1, 13 का 2, एक संविधान से पहले एक संविधान के बाद। मामला कुछ भी हो, यदि कोई कानून मूल अधिकारों को उल्लंघित करती है, मूल अधिकारों को प्रभावित करती है, तो वह उस मात्रा तक शून्य होगी जिस मात्रा तक वह मूल अधिकारों को प्रभावित कर रही। ध्यान है। अब इसके अन्य सिद्धांतों को देख लेते हैं और उसके बाद 13 के 4 के विवाद को समझ लेते हैं। अब देखते हैं उन सिद्धांतों को जिनके आधार पर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 13 की सुस्पष्ट व्याख्या की। तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने विधियों के अर्थ एवं परिधि को स्पष्ट करने के सिद्धांत दिए हैं, और यहाँ पे अपने सिद्धांत में सुप्रीम कोर्ट ने 3 तरह की बातों को कहा। पहला 13(1) के लिए, दूसरा 13(2) के लिए, और तीसरा सभी के लिए। पहला है आच्छादन का सिद्धांत। हमने शुरू में ही बताया था कि 13(1) जो है वो कानून है जो संविधान से पूर्व से है,
संविधान बना, उसके बाद मूल अधिकार आ गया। तो मूल अधिकार जो है, जो संविधान पूर्व के कानून थे उन पर सिर्फ ग्रहण लगा रहेगा, यानी कि उनको उतना ही ग्रहित करेगा जितना में मूल अधिकार फैला हुआ है। जैसे ही मूल अधिकार को प्रभावित करने वाले कानूनों को थोड़ा हटा दिया जाएगा, वो ग्रहण समाप्त हो जाएगा, वो कानून वैसे को वैसे ही रह जाएंगे। इसे ही आच्छादन का सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स कहा गया। ठीक है, ये क्या कहता है? 13 के 1 से संबंधित है, जो संविधान पूर्व विधियों से है। एससी के अनुसार, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के अनुसार, संविधान पूर्व विधियां मूल अधिकारों से असंगत होने पर समाप्त नहीं होती। याद रखें, समाप्त नहीं होती, परंतु मूल अधिकारों को के ग्रहण लगने से ढक जाती है। अर्थात वह विधियां जो हैं वो समाप्त नहीं होगी, सिर्फ मूल अधिकार लगने से प्रभावित हो जाएंगी। यदि उन विधियों में कुछ चीज़ों को, जो मूल अधिकारों को प्रभावित करते हैं, हटा लिया जाए या उसको थोड़ा घिस दिया जाए, तो फिर वो प्रभावित हो जाएंगी, पहले की तरह ही रहेगी। और इसे कहा गया आच्छादन का सिद्धांत। दूसरा है पृथक्करणीयता का सिद्धांत, यानी कि डॉक्ट्रिन ऑफ सर्वेबिलिटी। इसमें क्या कह रहा है कि यदि किसी अधिनियम का कोई भाग असंवैधानिक है, तो वह अधिनियम के मूल उद्देश्य को प्रभावित किए बिना उस भाग को अलग किया जा सकता है। देखिए, एक और दो में मूलभूत अंतर है। एक कह रहा है कि ये कानून चूंकि पहले बन चुका है, अब उस कानून को तोड़ने के लिए, मरोड़ने के लिए फिर बहुत सारी चीज़ें आएंगी। क्यों? क्योंकि वो संविधान पूर्व के विधि हैं और उसमें तरह तरह की चीज़ें थी। अब संविधान जब बन गया तो उसको कैसे कोई बैठ के तोड़ लेगा? क्योंकि यदि इसे तोड़ेगा तो फिर अन्य तरह की बातें आने लगेंगी। तो उस पर रखा, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, आप उतना ही को तोड़िए या उतने ही को प्रभावित कीजिए जितना में मूल अधिकार प्रभावित नहीं हो, या कम से कम मूल अधिकारों की गारंटी दे दीजिए, आपका कानून वैलिड रहेगा। ये पहले वाले का। दूसरे वाले में क्या कह रहा है कि नहीं, यदि विधानमंडल या संसद ने या किसी वैसे संगठन ने जो कानून बनाया है, यदि वो कानून मूल अधिकारों को प्रभावित करते हैं, तो कानून के मूल उद्देश्य को हटाए बिना, मूल उद्देश्य को प्रभावित किए बिना सिर्फ उस मामले को हटा लिया जाएगा जो मूल अधिकारों से असंगत है। अर्थात पूरा कानून नहीं हटेगा, सिर्फ और सिर्फ मूल अधिकारों को प्रभावित करने वाली विधि जो है वो हट जाएगी या उसको काट दिया जाएगा। यानी कि पूरा एक कानून है, मूल अधिकार जो है यहाँ से यहाँ तक काट रहा है, तो उसको काट के हटा दिया जाएगा, कानून सेम का सेम रह जाएगा। क्योंकि वो क्या कहता है, 13 के 2 में क्या कहता है, उस मात्रा तक, विधि की उस मात्रा तक शून्य होगी जो मूल अधिकारों को प्रभावित करती है। यानी कि जब परीक्षाओं में आपसे पूछे कि क्या ऐसा कोई ऐसा कानून बना है जो जिसका उद्देश्य अलग है लेकिन कुछ अर्थों में वह मूल अधिकारों को प्रभावित करती है, तो क्या समस्त कानून रद्द किए जा सकते हैं या सिर्फ उतना ही रद्द होंगे जो मूल अधिकारों को प्रभावित करने हैं? तो आप ध्यान रखेंगे कि वो जो सिर्फ उसी भाग को हटाया जाएगा या उसी भाग को शून्य घोषित किया जाएगा जो मूल अधिकारों को प्रभावित करते हैं। यही है आपका पृथक्करणीयता का सिद्धांत। अब है अधित्याग का सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ बेवियर। इसमें क्या कहता है? इसमें कहता है कि कोई भी व्यक्ति अपने मूल अधिकारों का त्याग स्वेच्छा से नहीं कर सकता। अब सोचिए, सरकार जो है, कोर्ट जो है, देश जो है, आपको मूल अधिकार दे दिया, अब ये बोल रहा है कि अब आप अपनी इच्छा से मूल अधिकारों का त्याग नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते हैं? मेरी इच्छा, मेरा जीवन, मेरा मन, हम कुछ भी कर सकते हैं। हालांकि इस पर विचार चल रही है, लेकिन अभी तक स्थिति यही है कि आप अपनी इच्छा से मूल अधिकारों का त्याग नहीं कर सकते हैं। और मूल अधिकार में सब बहुत सारी चीज़ें हैं, सिर्फ जीवन इच्छा नहीं। यहाँ भूखे नहीं रहना है, बिना पानी पिए नहीं रहना। यहाँ पे है कि मूल अधिकारों जो है वो आप अपनी इच्छा से त्याग नहीं कर सकते, ध्यान रखें। अब ऐसा क्यों सुप्रीम कोर्ट ने सिद्धांत दिया? आपको क्या लगता है कि ये चीज़ों को लाने के पीछे सुप्रीम कोर्ट का, या इस तरह के सिद्धांत देने के पीछे सुप्रीम कोर्ट का क्या मंतव्य रहा होगा? इसका सीधा मंतव्य माननीय कोर्ट का ये मानना था कि भारत की बहुसंख्यक जो जनता है वो अशिक्षित है। याद रखिए, अशिक्षित का मतलब पढ़ने लिखने में ही नहीं, कानून के समझ और जानकारी के मामले में भी। यदि इसका फ़ायदा उठा करके कुछ लोग, कुछ संस्थाएं उनसे एक डॉक्यूमेंट्स बनवा के साइन करवा लेंगे,
तो फिर हो जाएगा कि भाई सब आदमी को बेवकूफ़ बना के मूल अधिकारों से वंचित कर दिया जाएगा। तो इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने व्याख्या दिया कि नहीं, लिखित, अलिखित, घोषित, उद्घोषित किसी भी स्तर से आप कोई भी व्यक्ति अपने मूल अधिकारों को त्याग नहीं कर सकते। जब परीक्षाओं में पूछे ध्यान रखिएगा कि क्या कोई व्यक्ति स्वेच्छा से अपने मूल अधिकारों का त्याग कर सकता है, तो नहीं। ये माननीय सुप्रीम कोर्ट का साफ साफ सिद्धांत है। तो ये तीन चीजें हैं, एक 13 के 1 से संबंधित है, ये 13 के 2 से संबंधित है, और ये पूरा क्या कहते हैं मूल अधिकार से संबंधित है। ठीक है, कि कोई भी व्यक्ति अपने मौलिक अधिकारों को स्वेच्छा से त्याग नहीं कर सकता। एक चीज ध्यान रखेंगे कि न्याय पुनरावलोकन यानी कि जुडिशियल रिव्यू से संबंधित जो अनुच्छेद हैं वो 13, 32 और 226 है। हमने वीडियो के शुरू में ही बताया था कि न्यायपालिका जो है या हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट किसी भी कानून को शून्य घोषित कर सकती हैं जब वो लगे कि मूल अधिकारों को प्रभावित करती है। और हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट को यह अधिकार 32 के तहत और हाई कोर्ट को यह अधिकार 226 के तहत है। यानी कि जब आपको लगे कि हमें कोई कानून हमें मूल अधिकारों से वंचित कर रही है, तो आप अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट और अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं। लेकिन ये कैसे मालूम होगा कि वो संवैधानिक है कि असंवैधानिक, या सॉरी कैसे माना जाएगा कि वो मूल अधिकारों को प्रभावित कर रहा है कि नहीं कर रहा है? तो हमने बताया था कि अनुच्छेद 13 ही वह स्कैनर है जिसके आधार पर स्कैन किया जाएगा कि भाई ये जो कानून आपने बनाया, ये जो अध्यादेश आपने जारी किए, ये जो आदेश आपने जारी किए, क्या मूल अधिकारों को प्रभावित करती है? तो ये तीनों मिला करके स्थिति ये बनती है कि यदि कोर्ट चाहे, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, तो मूल अधिकारों से असंगत विधियों को शून्य घोषित कर दे सकती हैं, गलत घोषित कर दे सकती हैं। अब देखते हैं, मैंने बताया कि 13 के 4 के जो विवाद थे उसकी कहानी थी। हाँ, अब देख लेते हैं उन विवादों को जो 13 के 4 और अनुच्छेद 368 से संबंधित है। 13 का 4 क्या कह रहा है? 13 का 4 ये कह रहा है कि संसद मौलिक अधिकारों में कटौती कर सकती है अनुच्छेद 368 के तहत। यही चीज जो है वो समस्या का या विवाद का विषय वस्तु बन गया। विवाद का विषय वस्तु इसलिए कि कुछ लोगों का मानना था कि मौलिक अधिकारों में किसी भी प्रकार का हेरफेर नहीं होना चाहिए। कुछ का मानना था कि भाई ऐसे कैसे हो सकता है, कुछ तो बदलाव होनी चाहिए। जब देश आज़ाद हुआ तो उस समय कुछ लोगों को, कुछ व्यक्तियों को कुछ विशेष रियायतें दी गई थी। जैसे आपने प्रीवी पर्स का नाम सुना होगा, ठीक उसी प्रकार से संपत्ति का जो बात था उसे भी अनुच्छेद 31 के तहत रखा गया था और वो गारंटेड मामला था। अपने संविधान संशोधन में माननीय संसद ने उसमें कटौती कर दिया, यानी कि संपत्ति का जो गारंटेड मामला था उसके कुछ अधिकारों में कटौती कर दिया। क्या किया उससे मतलब नहीं है, सीधा मानिए कि यहाँ पे संसद ने अपने संविधान संशोधन में मूल अधिकारों को छेड़ दिया। मामला चला गया सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में सवाल उठा कि क्या अनुच्छेद 368 के तहत संसद मूल अधिकारों में कटौती कर सकती है? तो उस समय मामला गया सुप्रीम कोर्ट में। पहला जो मामला था उसे कहा गया शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ मालवा 1951 में। इसके बाद एक और मामला जो था वो था सज्जन सिंह बनाम भारत संघ मामले में। इन दोनों मामलों में अर्थात शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ और सज्जन सिंह मामले, दोनों में सुप्रीम कोर्ट ने माना कि हाँ, संसद जो है वो अनुच्छेद 368 के तहत कोई भी कटौती कर सकती है और उसमें 13 में प्रयुक्त विधि शब्द नहीं है। यानी कि ये देखिए, ये जो शब्द है आप एक नज़र देख लीजिए, ये सुप्रीम कोर्ट के बातें हैं। इसको मैं सरल भाषा में बता दे रहा हूं आपको कि पहले दो मामले में सुप्रीम कोर्ट ने माना कि नहीं, 368 के तहत
संविधान संशोधन में 13 भी शामिल है और वो उसमें कटौती कर सकती है, मूल अधिकारों को छेड़ सकती है। मामला गर्म हो गया, गड़बड़ा गया। फिर एक मामला आ गया गोलकनाथ बनाम पंजाब राज। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज मामला जो आया 1967 में आया। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, अपने इन दोनों फैसलों को पलट दिया। यानी कि पहले जो सुप्रीम कोर्ट कह रहा था कि संविधान संशोधन यानी कि अनुच्छेद 368 के तहत मूल अधिकारों को भी छेड़ सकता है, कटौती या जोड़ घटाव कर सकता है। अब गोलकनाथ मामले में वो मामला पलट गया। यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, आप मूल अधिकारों में कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकते। यानी कि अपने पूर्ववर्ती फैसलों को सुप्रीम कोर्ट ने पलट दिया। 6-5 के बहुमत से मामला पलटा गया था। अब सवाल आपसे यही पूछेगा कि अपने किस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने पूर्ववर्ती इस मान्यता को कि 368 के तहत मौलिक अधिकारों में कटौती कर या नहीं कर सकता है पलट दिया। तो यही गोलकनाथ मामला था। अब जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया कि संसद 368 के तहत मौलिक अधिकारों में छेड़छाड़ या कमी बेशी नहीं कर सकती है या ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगी जो इसको प्रभावित करे, तो संसद ने भी उसका जवाब दिया। और जवाब क्या दिया? 24वें संविधान संशोधन अधिनियम लाया 1971 में। हालांकि 24वां 25वां दोनों लाया, लेकिन मैंने अभी 24वां को देखते हैं। देखिए ज़्यादा चीज़ों को लाने से क्या होता है ना, गड़बड़ होने लगती है। तो अभी चूंकि 313(4) का 368 से संबंध है तो इसी को पढ़ते हैं। तो यानी कि गोलकनाथ मामले के काट के लिए 24वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971 लाया और यह जोड़ा गया कि संसद द्वारा अनुच्छेद 368 के तहत पारित कोई विधि अनुच्छेद 13 में प्रयुक्त विधि शब्द नहीं है। यानी कि सीधा सीधा मामला लाया गया कि हाँ, हम अनुच्छेद 368 के तहत कोई भी परिवर्तन कर सकते हैं और ये विभिन्न मौलिक अधिकारों में भी। समझ रहे हैं? 368 में के तहत हम कोई भी परिवर्तन कर सकते हैं। और ये क्या किया गया? 24वें संविधान संशोधन अधिनियम 1971 के तहत। और ये मैंने पहले ही बताया कि ये जोड़ दिया गया 13 का 4। मैंने शुरू में बताया था क्या था? 13 का 4, 13 का 4 यहीं पे जोड़ा गया और बोला गया कि हाँ, हम कुछ भी कर सकते हैं, आप इसमें रोक नहीं लगा सकते। समझ रहे हैं मामले? अब इसको आगे देखते हैं। केशवानंद भारती 1973 का मामला। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 24वें संविधान संशोधन को सही ठहरा दिया। यानी कि ये जो संविधान संशोधन हुआ था 24वां, जिसमें ये कहा मैंने ये जो प्रावधान जोड़ दिया संसद ने, अब बोला कि नहीं, हम 368 के तहत कुछ भी कर सकते हैं, आप बोलने वाले कोई नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाँ ठीक है, केशवानंद भारती मामले में 24वें संविधान संशोधन को सही ठहराया। अब बोला कि हाँ, आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन एक नया सिद्धांत भी सुप्रीम कोर्ट ने जोड़ दिया और उस सिद्धांत का नाम दिया गया संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत। अर्थात अब मामला ये आया, यहां से जो प्रारंभ हुआ यहां पे आके ये हो गया कि आप करने को तो कुछ कर सकते हैं, लेकिन मूल ढांचे को नहीं पलट सकते हैं। अर्थात जो घर है आप उसके खिड़की केमाड़ी ये सब हटा सकते हैं, पर्दे वगैरह हटा सकते हैं, पलंग नहीं लगा सकते हैं, डेकोरेशन कर सकते हैं, लेकिन घर के जो मूल ढांचा है उन पिलरों को आप नहीं हटा सकते हैं जिन पर यह घर खड़ा है। पिलर क्या क्या है? लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता इत्यादि जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं, व्यक्तिगत आज़ादी, ये सब हमारे संविधान की प्रमुख विशेषताओं में से एक है। हालांकि बाद में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपने विभिन्न आदेशों में, विभिन्न वक्तव्यों में बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें बोली हैं, उनका कोई मतलब नहीं है। मतलब सीधा यह है कि केशवानंद भारती में ही संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत दे दिया। समझ में आ रही है? पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा, पहले दो मामलों में कहा कि आप कर सकते हैं, गोलकनाथ मामले में कहा नहीं कर सकते हैं। तो गोलकनाथ मामले को पलटने के लिए संसद ने 24वां संविधान संशोधन कर दिया और 13(4) जोड़ दिया। 13(4) जोड़ के कह दिया कि हम कुछ भी करें, आप कुछ करने वाले नहीं हैं। तो यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ठीक है,
तुम कुछ भी करो, कोई दिक्कत नहीं है, सही बात है, कानून बनाने की असीम शक्ति संसद के पास है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि आप कोई ऐसा कानून नहीं बनाएंगे जो संविधान के मूल ढांचे के खिलाफ हो, बेसिक स्ट्रक्चर के अगेंस्ट हो। तो यानी कि बेसिक स्ट्रक्चर का मामला किसमें दिया? केशवानंद भारती बनाम केरल और 1973 में। केशवानंद भारती को ना हमारे मौलिक अधिकारों का क्या कहते हैं, सबसे बड़ा रक्षक तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन पुजारी कह सकते हैं। अब है 42वां संविधान संशोधन। जब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि आपके बेसिक स्ट्रक्चर में आप बदलाव नहीं कर सकते हैं, तो सरकार ने या संसद ने एक और मामला लाया। संसद ने 42वें संविधान संशोधन में अनुच्छेद 368 के 4 एवं 5 को जोड़ दिया। किसमें जोड़ा जी? 42वें संविधान संशोधन। क्या जोड़ा? अनुच्छेद 4 और 5। किसमें? अनुच्छेद 368 में। और जोड़ करके यह कहा कि संविधान संशोधन में जब हम 368 के तहत संविधान संशोधन करेंगे तो वो न्यायालय के प्रभाव से बाहर होगा, अर्थात आप उसको नहीं देखेंगे। इसका मतलब कि 42वें संविधान संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 368 के में खंड 4 एवं खंड 5 जोड़ करके संविधान संशोधन को या किसी भी बदलाव को संविधान संशोधन के द्वारा किसी भी किए गए बदलाव को सुप्रीम कोर्ट की अधिकारिता से बाहर कर दिया गया। अब बोला गया कि न्यायालय इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। बहुत बड़ा मामला था। अब सोचिए कि जो न्याय करने वाला है उसे कहा जा रहा है कि आप कुछ नहीं देखेंगे। तो कोर्ट ने भी कहा ठीक है, देखते हैं। कालांतर में एक मामला आया मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ, और ये मामला आया 1980। कब आया? 1980 में मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ। और इसमें 42वां जो संविधान संशोधन था इसको कटकुट कर दिया। क्या किया? कटकुट कर दिया। इसने कहा कि आपका 13(4) तो सही था, यानी 24वां संविधान संशोधन में जो चीजें जोड़े आपने सही था, लेकिन संविधान के मूल ढांचे को आप प्रभावित नहीं कर सकते हैं। और उसी मूल ढांचे में किसी भी कानून को रिव्यू करना, किसी भी कानून को देखना हमारा अनन्य अधिकार है। यानी कि जिस प्रकार से आपका संसद का कानून बनाने का अनन्य अधिकार है, ठीक उसी प्रकार से किसी भी कानून को संविधान की कसौटी पर कसना या देखना, तौलना सुप्रीम कोर्ट का भी अनन्य अधिकार है। ये कब दिया? मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ के मामला में। तो ये था अनुच्छेद 13(4) और 368 से संबंध। और वर्तमान में जो है इसके बाद की ही स्थिति है कि अनुच्छेद 368 के तहत संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकता है, परंतु बेसिक स्ट्रक्चर में कोई बदलाव नहीं किया जा सकता। तो ये था विवाद। तो आशा है कि आप 13(4) को ठीक से समझ पाए होंगे। हमने इससे संबंधित विवादों को, इससे संबंधित बातों को अपने स्तर से साधारण शब्दों में समझाने की कोशिश की है। आशा है कि जरूर समझ में आएगी। इसके अलावा मैं हमेशा सलाह दूंगा कि आप पाठ्य पुस्तकों को पढ़ते रहें, वो ज़्यादा श्रेयस्कर हैं। हमारे जैसे वीडियो को मैंने हमेशा अपने वीडियो में बोला है कि घूमते टहलते जब भी समय मिले देखते रहिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।